मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन यूनिट्स को और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे करेंगे कि सॉलिबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है, सॉलिड का लिक्विड में सॉलिबिलिटी क्या होता है और गैस का लिक्विड में सॉलिबिलिटी क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अपन बेसिकली केवल लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग केवल डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन को। क्लियर है? तो लिक्विड सॉल्यूशन जो है उनकी बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन हमने कहा था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन होता है और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारे पास है सॉलिबिलिटी। अगर सॉलिबिलिटी की बात करें अपन तो बेसिकली अपने पास सॉलिबिलिटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है सॉलिबिलिटी का, तो अपन क्या कहें कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर amount of solid solute dissolve in fixed volume of solvent or solution is called its solubility. It means अपने पास जो concentration होता है वही अपने पास solubility होता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 11th सेक्शन के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था उसमें लास्ट टॉपिक था अपने पास सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, और वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिबिलिटी एक्चुअल में है क्या, कंसंट्रेशन ही होता है कि अपने पास कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है उस पे कितना अमाउंट जो है वो अपन ने सॉल्युबल कर रखा है, कितना अमाउंट हमने डिसॉल्व कर रखा है, वो क्या होगा, सॉलिबिलिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो हम लोगों ने बोला है इसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड की सॉलिबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो सॉलिबिलिटी डेफिनेशन आ गई अपने पास कि इसको सॉल्युबल करना है, लेकिन ये सॉलिबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, तो जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स affecting solubility of solid and liquid। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था। क्या कंसेप्ट था, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था अपने पास कि कंपाउंड का जैसा नेचर होता है वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अगर मेरे पास सॉलिड सॉल्यूट जो है वो आयनिक नेचर का है तो वो आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और अगर कोवलेंट नेचर का है तो वो कोवलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक और पोलर कंपाउंड soluble in polar solvent, and covalent compound or non-polar solute dissolve in organic solvent। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया अपने पास, नेचर ऑफ सॉलिड सॉलिड एंड सॉल्वेंट का डिसॉल्व एंड डिसॉल्व कंसेप्ट है। अगर अपने पास कंपाउंड जो है उसका आयनिक या पोलर नेचर है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और अगर कोवलेंट या नॉन पोलर नेचर है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें अपन तो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा भाई। तो देखो अगर अपने पास
सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है, जो रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility also increases. But in case of exothermic process, क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक है तो ऑलरेडी हीट जो है वो इवॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उस केस के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा। ये कंसेप्ट जो था वो हमने ली चार्टेलियर प्रिंसिपल 11th के अंदर डिस्कस किया था कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन मूव करता है, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो, इसलिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन मूव करेगा जिस डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए यहां पर हमने क्या कहा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आपको ध्यान होगा हमने सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन की बात की, तो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था कि अगर सॉल्यूट को जो है और ज्यादा अमाउंट में सैचुरेट सॉल्यूशन को अगर सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं शुगर का सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन बनाऊं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रीजन क्योंकि शुगर और वाटर का जो रिएक्शन है वो कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए अपने पास जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, शुगर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, शुगर को अपन क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, C12H22O11 इस टाइप से बनता है सुक्रोज, ये फॉर्मूला C12H22O11, क्लियर है। और ये जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन चेन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। क्या रीजन है इसका, क्लियर हुआ क्वेश्चन। सुक्रोज जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट यहां पर जो सुक्रोज होता है, जो शुगर होता है, आपने देखा है ना घर में शक्कर होती है अपने पास, तो शक्कर क्या होती है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, तो जो सुक्रोज है, शुगर है जो अपने पास, वो वाटर में सॉल्युबल कैसे है, जबकि वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट नेचर होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, फिर ये वाटर में सॉल्युबल कैसे हुआ, जो कि पोलर नेचर का है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है मेरे को, ठीक है, या तो कमेंट करके बताना है या अपने पास जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आंसर लिख के देना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अपने पास दो फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया नेचर ऑफ सॉलिड सॉलिड, और दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर। अच्छा बताओ, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी और किसी फैक्टर पे भी डिपेंड कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो सपोज करो ये मेरे पास वाटर कंटेनर है, ठीक है, दोनों में इक्वल अपन ने अमाउंट में वाटर दे रखा है। अब मैंने क्या किया कि 10 ग्राम शुगर ले लिया और 10 ग्राम सॉल्ट ले लिया, ठीक, इसको आप लोग बोलते हैं नमक, ठीक। तो एक तरफ तो मैंने लिया नमक, एक तरफ लिया मैंने चीनी, दोनों को मैंने अगर इक्वल अमाउंट वाटर के अंदर इक्वल क्वांटिटी में अगर अपन डालें तो बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, शुगर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा या सॉल्ट का। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर क्या दोगे कि नमक जल्दी घुलता है, सॉल्ट जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, यानी सॉल्ट जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बताओ इसका रीजन क्या है। आप क्या बोलेंगे भाई, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अरे सर सॉल्ट तो आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड जो है ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है शुगर से।
ठीक है, आएगा दिमाग में क्वेश्चन का आंसर यही कि भाई ये तो अपने पास जो है आयनिक कंपाउंड है और ये अपने पास कोवलेंट कंपाउंड है, और आयनिक जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर में, इसलिए फटाफट डिसॉल्व हो जाता है इसका। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, 10 ग्राम मैंने क्या लिया, शुगर क्रिस्टल ले लिए, और 10 ग्राम में मैंने क्या लिया, शुगर पाउडर लिया। एक में तो मैंने क्या लिया है, शुगर क्रिस्टल लिया है, और एक में क्या लिया मैंने, शुगर पाउडर लिया है। अब बताओ कि दोनों में से सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसका होगा। अब तो दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, शुगर क्रिस्टल भी और शुगर पाउडर भी। पहले तो क्या था, अलग अलग था, एक सॉल्ट था एक शुगर था, तो आयनिक और कोवलेंट बता दिया अपन ने। अब शुगर क्रिस्टल और शुगर पाउडर है, तो किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है, अपने पास डेफिनेटली हम लोग क्या कहेंगे कि शुगर पाउडर इज मोर सॉल्युबल देन शुगर क्रिस्टल। रीजन क्या है इसका, तो देखो यहां पर जो सॉलिड जो है उसका सॉल्युबिलिटी एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर सॉल्युबिलिटी जो होता है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या आया कि भाई शुगर और शुगर पाउडर में से सरफेस एरिया ज्यादा किसका है। तो हमने क्या कहा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि पाउडर का सरफेस एरिया हमेशा क्रिस्टल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, देखो इसका रीजन क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है, मान लो ये मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इसका सरफेस कौन सा होगा, ये जो आउटर सरफेस है केवल ये इसका सरफेस है। लेकिन जब इसको हम ब्रेक कर देंगे, अगर मान लो मैंने इसको ब्रेक कर दिया कंटिन्यू, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे और जो हिडन एरिया था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से ब्रेक हो गया। तो देखो ये पहले कंप्लीट सरफेस था, जैसे इसको मैंने ब्रेक किया तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो थे वो बाहर निकले। इसको अपन ने स्टार्टिंग में सॉलिड में यूनिट सेल बोला था। तो अब बताओ, पहले इस यूनिट सेल का जो बैक साइड वाला पोर्शन था वो हिडन था, वो रिएक्शन में काम में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे हमने इसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया तो इसका कंप्लीट एरिया जो है वो अब सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अरे भाई सीधा सिंपल बात है, अपने पास ये मेरे पास अगर एक क्रिस्टल है तो इसका सरफेस कौन सा है, ये इसका सरफेस है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो ये जो सरफेस एरिया है ये भी तो अब सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा। पहले ये क्या था, पहले ये हिडन था, ठीक है, छुपा हुआ था, रिएक्शन नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि सरफेस ये था अपने पास। लेकिन जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया और छोटे छोटे पीसेस ब्रेक करूंगा तो ये जो हिडन एरिया है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और सॉल्वेंट के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। तो एक पॉइंट क्या है हमारे पास कि हमेशा जो पाउडर होता है, जो सॉलिड पाउडर होता है या अपने पास जो पाउडर के फॉर्म में कंपोनेंट होता है उसका सॉलिबिलिटी हमेशा क्रिस्टल कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि जो अपने पास फाइनली डिवाइडेड मटेरियल जो होता है, पाउडर होता है, उसका सरफेस एरिया क्रिस्टल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और सरफेस एरिया ज्यादा होगा इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारे पास एक और फैक्टर आ गया, नेचर के साथ साथ टेम्परेचर आ गया और टेम्परेचर के बाद क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। कि अगर अपने पास सॉल्यूट का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उस केस में उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्लियर है अपने पास ये। प्रेशर, अगर एक और फैक्टर ले हम लोग प्रेशर, तो बताओ क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा। तो देखो प्रेशर जो होता है उसका सॉलिड की सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। रीजन, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो कंप्रेस नहीं होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी पे जनरली प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट जो है वो किसमें होता है, गैस की सॉलिबिलिटी पे होता है। क्लियर है अपने पास। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। कि लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है उसमें अपने पास
क्या अपने पास सॉलिबिलिटी होगी सॉलिड की, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्टेड करेंगे। क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखिए, solubility of gases in liquid। अब देखो डेफिनेशन तो अपन इसकी भी वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ और मास ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर amount of gas dissolve in fixed volume of solvent or solution is called solubility of gases। solubility of gases जो होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगा, तब डेफिनेशन होगा द वॉल्यूम ऑफ गैस। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस विच डिसॉल्व इन 1 ml वाटर। वॉल्यूम ऑफ गैस dissolve in 1 ml water is called absorption coefficient। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन स्टडी के लिए absorption coefficient वर्ड को यूज में लेते हैं कि अपने पास जो वाटर है उसमें अलग अलग गैसेस का कितना वॉल्यूम सॉल्युबल होता है, क्योंकि गैस जो होता है वॉल्यूम के फॉर्म में ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1 ml वाटर, कि अपने पास वाटर का वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम है अपने पास सॉल्वेंट का, उसमें गैस का कितना वॉल्यूम डिसॉल्व हो सकता है, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो यहां पर कंपैरेबल स्टडी करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को यूज में लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अलग अलग गैसेस की सॉलिबिलिटी को कंपेयर करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, एट द कांस्टेंट टेंपरेचर वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, और volume of gas dissolved in 1 ml water, or amount of gas dissolved in fixed volume of solution, mass of gas dissolved in fixed volume of solvent or solution। तो कोई भी डेफिनेशन बोले अपने पास सॉल्युबिलिटी क्लियर है, क्योंकि हमने क्या कहा है, केवल कि गैस को सॉल्युबल करना है, गैस को डिसॉल्व करना है कांस्टेंट टेंपरेचर पर। अब गैस की सॉल्युबिलिटी को हम चाहे तो वॉल्यूम में बोले, चाहे तो मास में बोले, किसी भी तरीके से अपन इसको यूज में ले सकते हैं। बस हमको डेफिनेशन में ये बताना है कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे गैस को हमने फिक्स वॉल्यूम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बाद में इसके जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि जनरली ऐसी गैसेस जो कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, गैसेस which react with solvent or ionized in solvent are more soluble in that solvent। तो हमने क्या पॉइंट लिखा, नेचर ऑफ गैस। अगर गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है या आयोनाइज हो जाता है तो उस केस में उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है वो उस सॉल्वेंट में हायर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा NH3, जैसे इसको मैंने H2 में डिसॉल्व किया, ठीक है,
तो NH3 क्या करेगा, यहाँ से NH3 बेस होगा और H2 क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एसिड बेस कॉन्जुगेटेड थ्योरी 11th के अंदर। तो ये अपने पास कॉन्जुगेट सॉरी बेस है और ये एसिड है, इससे बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, उससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये प्रोटॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो उस केस में क्या बना, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अमोनिया जो गैस था वो क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। इट मींस अमोनिया की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वाटर में अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ऐसे हम और कोई गैस लें, सपोज करो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको मैंने H2 में डिसॉल्व कर दिया, क्या बन गया, H2SO3 रिएक्ट कर रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लिया मैंने, तो ये भी क्या कर रहा है, H2SO4 बना रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया मैंने, उसको अगर मैंने वाटर डिसॉल्व किया तो H2CO3 बनता है। बट ये जो कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये जो गैसेस हैं जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रही हैं या आयोनाइज हो रही हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होगा, या उस सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी, हायर सॉल्युबिलिटी होता है। जब ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे अपने पास एग्जांपल आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये जो गैसेस हैं ये सॉल्वेंट के साथ या वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसके लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, कि अपने पास ज्यादा अमाउंट गैस का डिसॉल्व हो रहा है 1 ml वाटर के अंदर, तो इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हाई होती है, जबकि इसकी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो ये अपने पास फैक्टर आ गया नेचर ऑफ गैस। ऐसी गैसेस जो कि इजीली आयोनाइज हो सकता है, उनका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा या सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होगा, और जिसका रिएक्टिविटी कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ये बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव टाइप के हो गए, अपने पास नॉन पोलर टाइप के हो गए। तो नॉन पोलर है तो वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, इसलिए हमने क्या कहा कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो होता है वो अल्कोहल में इनके वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस। सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो अपने को पता ही है, जैसा हमने पहले किया था, वही नेचर ऑफ सॉल्वेंट है कि डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। अगर मेरे पास कंपाउंड जो है या कोई गैस जो है वो आयनिक नेचर का है और तो आयनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, और अगर कोवलेंट नेचर का है तो वो नॉन पोलर या कोवलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो सेकंड फैक्टर अपने पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व कंसेप्ट है अपने पास। अगर कोई अपने पास पोलर नेचर की गैस है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर अपने पास कोई नॉन पोलर गैस है तो वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन क्या आता है, HCl गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन बेंजीन। HCl गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में तो होता है ज्यादा, लेकिन बेंजीन में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। रीजन, क्योंकि HCl गैस का जो नेचर है वो कैसा है, अपने पास पोलर नेचर है, या अपन ये कहते हैं आयनिक नेचर है। तो HCl का आयनिक या पोलर नेचर है, इसलिए वो क्या होता है, वाटर में तो सॉल्युबल होता है, बट बेंजीन में लेस सॉल्युबल। क्योंकि बेंजीन क्या है अपने पास, कोवलेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, या हम ये कहते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए बेंजीन में सॉल्युबिलिटी कम होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। तो सेकंड फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। थर्ड फैक्टर अपने पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, हमने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसियस पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है, इसलिए
जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन से बाहर मूव कर जाएगा या एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas and liquid decreases। अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो गैसेस पार्टिकल जो है वो इजीली जो है वो मूव आउट हो जाएगा सॉल्यूशन से एनवायरनमेंट के अंदर, इसलिए सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रीजन है। एक इसका क्वेश्चन भी बन सकता है अपने पास, क्या क्वेश्चन है अपने पास कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में से कौन सा वाटर मोस्ट सुटेबल होता है, तो हम लोग क्या आंसर देते हैं इसके अंदर कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कोल्ड वाटर ज्यादा सुटेबल होता है हॉट वाटर के कंपैरिजन में। रीजन, क्योंकि हॉट वाटर में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस है, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस है वो बाहर रिलीज हो जाएगी, एनवायरनमेंट में चले जाएगा, इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा नहीं, और ऑक्सीजन रहेगा तो एक्वेटिक एनिमल जो है उसका रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जबकि कोल्ड वाटर जो होता है उसमें टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन इजीली बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हॉट और कोल्ड वाटर में से कोल्ड वाटर जो है वो मोर सुटेबल होता है हॉट वाटर के कंपैरिजन में। एक और इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, ये भी अपने पास होमवर्क क्वेश्चन है कि हम लोगों ने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस का सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है, बट हाइड्रोजन और हीलियम के केस में अलग होता है। हाइड्रोजन और हीलियम या हाइड्रोजन और इनर्ट गैस जो हीलियम है अपने पास, उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। हम लोगों ने क्या कहा कि नॉर्मली गैसेस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट हाइड्रोजन और हीलियम गैस के केस में दोनों अपोजिट है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के केस के अंदर क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, तो आज हमारे पास होमवर्क के दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नोट किया था, और सेकंड क्वेश्चन है अपने पास हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि अदर गैसेस के अंदर डिक्रीज होता है। तो इसका क्या रीजन है ये आप लोग बताना है। एक और फैक्टर है जो कि हम कहें यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा गैसेस की सॉलिबिलिटी के ऊपर। तो ये जो प्रेशर का जो इफेक्ट है ये हम लोग स्टडी करेंगे कल। रीजन, क्योंकि प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है गैस के ऊपर, और गैसेस की सॉलिबिलिटी पे जो प्रेशर का इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हेनरी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया, इसको बोलते हैं हेनरी रूल या हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि गैसेस की सॉलिबिलिटी जो होता है वो लिक्विड में किस तरह से चेंज होता है, क्या इसके ऊपर इफेक्ट होता है, हेनरी लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो जनरल लाइफ के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं। ये सारा कंप्लीट टॉपिक जो है हेनरी लॉ का या प्रेशर इफेक्ट का वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।